प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और कुछ परिभाषा भी और पढ़ेंगे। ठीक, पिछले क्लास में हमने कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़े थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चुंबकीय क्षेत्र नाम से क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, चैप्टर 1 में हम क्या पढ़े थे? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या बनता था? जहाँ तक विद्युत का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? जहाँ तक चुंबक का प्रभाव होगा उसे क्या कहेंगे? हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। जैसे कि मैं एक चुंबक बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, ये चुंबक बना लेता हूँ। ये चुंबक का मैं N ध्रुव ले लेता हूँ और ये चुंबक का S ध्रुव। ठीक, ये चुंबक का N ध्रुव और ये है चुंबक का S ध्रुव। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? लोहे के कण को रख देते हैं। ठीक, लोहे के टुकड़े अर्थात चुंबकीय पदार्थ है, तो हम यहाँ पे रखते हैं चुंबकीय पदार्थ। ठीक, ये चुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबक क्या करेगा? इसके पास वाले चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करेगा, इसको भी आकर्षित करेगा, और हो सकता है कि वो इसको आकर्षित न करे। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर में है। तो ये बहुत दूर में है तो समझिए इन दोनों टुकड़े को क्या कर रहा है? चुंबक आकर्षित कर रहा है। मतलब यहाँ तक क्या है? इस चुंबक का प्रभाव है। ठीक, और इसी को क्या कहेंगे हम? इसका चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, नॉर्मली आप देखते होंगे जैसे कि आपका गांव है। ठीक, आपके गांव में कोई भी लीडर होगा, जैसे कि सरपंच है, तो सरपंच का प्रभाव कहाँ तक रहता है? आपके गांव तक तो ही रहेगा ना। जैसे आप कोई भी गांव का होंगे तो आपके गांव में आपको कुछ भी काम करवाना है तो आप सरपंच के पास जाओगे और सरपंच आपके काम को करवाएगा। दूसरे गांव का व्यक्ति आपके गांव में आ सकते हैं क्या काम करवाने के लिए? नहीं। तो आपके सरपंच का प्रभाव कहाँ तक है? आपके गांव तक। इसी तरह इस चुंबक का प्रभाव कहाँ तक है? इसके आसपास, यहाँ तक। ठीक, तो चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र वह होता है जहाँ तक उसका प्रभाव होता है। ठीक, उसे कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए इसका परिभाषा लिख लीजिए, छोटा सा है, एक लाइन का। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, ये तो हुआ आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब इसी से रिलेटेड हम देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ठीक, इस चित्र को मैं एक बार यहाँ पे और बना लेता हूँ, ये। ठीक, या फिर चलिए इसी चित्र में मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक, हम क्या करते हैं इस बार चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में, मतलब ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में एकांक ध्रुव की कल्पना करते हैं। ठीक, क्या करते हैं हम? एकांक उत्तरी ध्रुव अर्थात N की कल्पना करते हैं। वैसे तो एकांक उत्तरी ध्रुव कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एक N और एक होता है S। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसकी कल्पना कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एकांक उत्तरी ध्रुव की हम कल्पना करते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करेंगे तो यहाँ से क्या करेगा? ये भी N ध्रुव है और ये भी N ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? इन दोनों के बीच में लगेगा प्रतिकर्षण का बल। ठीक, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल लगेगा। लेकिन इस S के साथ कौन सा बल लगेगा? S के साथ लगेगा आकर्षण का बल। ठीक, तो चलिए हम इसको ले रहे हैं। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी हम ले लेते हैं R। क्या ले लेते हैं? दोनों के बीच की दूरी ले लेते हैं हम R। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा कैसे बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ठीक, यह है हमारा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एकांक उत्तरी ध्रुव। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करते हैं, ठीक, ये चुंबक है तो चुंबक के साथ जितना भी बल का वो अनुभव करेगा उसे ही कहेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, समझ आ गया आपको? एकांक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जितने बल का अनुभव करता है उसे कहेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए परिभाषा लिख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। एकांक उत्तरी ध्रुव
चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जितने बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल बी से। ठीक, लिख लीजिए। क्या लिखे? एकांक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जितने बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो ध्रुव हैं N और बीच में R है, तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? कूलाम का नियम लगेगा। ठीक, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से क्या होगा? देखिए, कूलाम के नियम से, ठीक, कूलाम के नियम से यहाँ पे बल का मान होगा म्यू जीरो। जीरो को हम नॉट भी पढ़ते हैं, म्यू नॉट। ठीक, तो F इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। ठीक, अब दो ध्रुव लेते हैं हम, ध्रुव प्राबल्य, एक M1 और दूसरा लेते हैं M2 और बटे होगा R का स्क्वायर। ठीक, तो F इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई M1 M2 बटे R का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा है? एक ध्रुव को, अर्थात मान लीजिए यहाँ पे आपका M1 है और यहाँ पे आपका M2 है, तो हम परिभाषा क्या लिखें? एकांक उत्तरी ध्रुव, मतलब एक ध्रुव का मान क्या लेंगे? हम 1 लेंगे। ठीक, तो मान लीजिए हम किसी भी ध्रुव का, चाहे M1 का मान 1 लें, चाहे M2 का मान 1 लें, तब ये क्या होगा? एकांक उत्तरी ध्रुव, मतलब M1 का मान जब हम 1 लेंगे, M1 बराबर 1। ठीक, तो ये जो व्यंजक है वो क्या बन जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात B। ठीक, तो ये होगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई M1 M2। सिर्फ हम एक M को लिखेंगे और एक M की जगह 1 लेंगे, तो ये एक M को लिखेंगे तो यहाँ पे 1 या 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, और बटे ये R का स्क्वायर। ठीक, या फिर चलिए M2 को लिख देते हैं यहाँ पे M2। तो इसी को कहेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात B। अब ध्यान दीजिए, इसका शॉर्ट फार्मूला। ठीक, जैसे कि हम क्या करते हैं, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 1। समीकरण 1 में देखिए, यहाँ पे देखिए, हाँ, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई M2 बटे R का स्क्वायर, तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, ठीक, ये म्यू जीरो अपॉन 4 पाई M2 बटे R का स्क्वायर, तो इस पूरे के जगह क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे लिख सकते हैं B। तो F बराबर होगा, ठीक, देखिए यहाँ से, हाँ, ये लिखेंगे हम इसके जगह B। अब B लिख दी और यहाँ पे एक M1 है, तो होगा BM1। अब 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो बल का छोटा फार्मूला आपका ये होगा। ठीक, बल का छोटा फार्मूला। ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है गॉस। ठीक, CGS पद्धति में इसका मात्रक गॉस अर्थात हम इसे G से दर्शाते हैं, गॉस होता है। क्या होता है? CGS पद्धति में इसका मात्रक गॉस होता है। अब SI पद्धति देख लेते हैं। SI पद्धति में तो देखिए, SI पद्धति में हम किसका निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र B का मान। तो B का मान निकालेंगे तो B इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? M इसके बटे में आएगा ना, तो होगा F बटे M। क्या होगा? F बटे M। और F मतलब बल, तो बल का मात्रक क्या होता है SI पद्धति में? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और M को क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो M का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। तो ये होगा बटे में एम्पियर मीटर। ठीक, तो न्यूटन, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। SI पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, टेस्ला नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, इसलिए टेस्ला को भी क्या करते हैं? इसका मात्रक मानते हैं। तो SI पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला भी होता है। ठीक, इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको काम देगा। ठीक, मान लीजिए टेस्ला आता है तो टेस्ला को भी लिखेंगे। एक और होता है आपका, एक तो होता है टेस्ला, एक होता है वेबर मीटर -2। ठीक, तो इसके 3 मात्रक होते हैं SI पद्धति में। एक होता है न्यूटन एम्पियर मीटर, और दूसरा होता है टेस्ला, और तीसरा होता है वेबर मीटर -2। ठीक, तो तीनों मात्रक को आप याद रखेंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देता है तो ये आपको वहाँ पे काम देगा। ठीक, तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए।
ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव और एक है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको चलिए देखते हैं ये होता क्या चीज़ है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक, इससे आपको कुछ याद आ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, ठीक, दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते थे, तो उस निकाय को क्या कहते थे हम, वैद्युत द्विध्रुव कहते थे चैप्टर 1 में। तो सेम उसी तरह का परिभाषा इसके लिए भी बनेगा। तो हम क्या करते हैं, ठीक, समान प्राबल्य के दो द्विध्रुव ले लेते हैं, ठीक, ध्रुव प्राबल्य ले लेते हैं। तो ये एक ले लेते हैं हम M1, ठीक, यहाँ पे एक चुंबक बना लेते हैं ये, ठीक, और ये ले लेते हैं यहाँ पे M2, और दोनों क्या है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। ठीक, ये, ठीक, ध्यान दीजिए। अब ये हम इसका N ध्रुव ले लेते हैं और ये ले लेते हैं इसका S ध्रुव। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा, देखिए, समान प्राबल्य के, ठीक, समान प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव, ठीक, दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी मतलब 12। तो समान प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे कहते हैं हम चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक, तो चलिए ये चित्र बना लीजिए और चुंबकीय द्विध्रुव का परिभाषा आप यहाँ पे लिख लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक, चलिए लिखिए परिभाषा। जब समान प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वे चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक, ये तो हुआ आपका चुंबकीय द्विध्रुव। अब देखें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इससे भी आप परिचित हैं। क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, किसी भी एक द्विध्रुव और उसके बीच की दूरी, ठीक, आघूर्ण मतलब क्या होता है भाई, आघूर्ण मतलब क्या होगा, आघूर्ण मतलब होता है घूमना। क्या होता है आघूर्ण मतलब घूमना। और घूमने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, घूमने के लिए हमें दूरी पता रहना चाहिए और हमें एक अक्ष पता रहना चाहिए। जैसे कि ये हमारा चाक है, ठीक, तो चाक क्या है, ये चाक को हम घुमाएंगे तो इसकी दूरी पता रहना चाहिए हमें, तब हम क्या करेंगे इसको, ठीक, इस चाक को क्या करेंगे हम इस तरह से ऐसे घुमाएंगे। ठीक, आघूर्ण मतलब होता है उसे घुमाना। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, किसी भी एक ध्रुव और उसके बीच की दूरी, ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है M×2L। क्या होता है M×2L। तो किसी भी एक ध्रुव और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो ये होता है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और 2L को कहते हैं हम प्रभावी लंबाई या प्रभावकारी लंबाई भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, चलिए इसका परिभाषा लिख लीजिए। प्रभावकारी लंबाई और ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, बहुत ही आसान भाषा में प्रभावकारी लंबाई और ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, M=m×2L। अब इसका हम निकाल लेते हैं मात्रक। अब देखिए इसका सदिश रूप, सदिश रूप क्या होगा, ठीक, ये हम वेक्टर लगाएंगे और ये होगा M×2L, यहाँ पे लगेगा L में वेक्टर। ठीक, तो ये है इसका सदिश रूप, यहाँ पे L बस में लगेगा, हाँ 2 में नहीं लगेगा, तो M×2L। अब हम इसका मात्रक देखते हैं, क्या देखते हैं इसका मात्रक। तो मात्रक क्या होगा, देखिए मात्रक M को क्या कहते हैं हम, द्विध्रुव, ठीक, या फिर ध्रुव प्राबल्य। तो उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। किसका होता है, M का। और 2L तो सिर्फ हम L को लेंगे, तो L क्या है, लंबाई है, और लंबाई का फिर हो जाएगा ये मीटर। ठीक, तो ये होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये होता है आपका चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर देखेंगे हम चुंबकीय बल रेखा क्या होती है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक, इसको चुंबकीय बल रेखा भी लिख सकते हैं हम। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ठीक, क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो क्या करते हैं हम नॉर्मली, जैसे हमारे पास एक चुंबक है, तो चुंबक को क्या करते हैं हम, एक चुंबक ले लेते हैं हम फिर इसमें। ठीक, ये चुंबक है, ये चुंबक का N ध्रुव और ये चुंबक का S ध्रुव।
अब हम चुंबक को क्या करते हैं, एक थाली में रख देते हैं, ठीक। और थाली में रखने के बाद हम थाली में क्या कर देते हैं, लोहे के बुरादे, ठीक, लोहे का जो छोटा छोटा टुकड़ा नहीं आता है कंकड़ जैसा, उसको क्या करते हैं हम थाली में रख देते हैं और बीच में रख देते हैं चुंबक को। अब हम क्या करते हैं, थाली को खटखटाते हैं, ठीक। थाली को ऐसे क्या करते हैं, चम्मच के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ऐसे ठोकते हैं, तो ठोकते हैं तो थोड़ा थोड़ा थाली हिलेगा। तो हिलने के बाद जो लोहे का बुरादे रहता है वो क्या होता है, चुंबक के आसपास, ठीक, चुंबक के आसपास वो एक वक्राकार पथ का निर्माण करते हैं, ठीक। मतलब इस तरह से क्या होते हैं, वो एक वक्राकार पथ बनाते हैं, ठीक, इस तरह से ये ठीक, ध्यान दीजिए, इस तरह से क्या होते हैं, वक्र की तरह वो बन जाता है, ठीक। और इसी वक्र को कहते हैं हम, ठीक, और इसी वक्राकार पथ को ही कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक। बारिश हो रही है बाहर में, इसी वक्र को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से कहाँ गमन करते हैं उसको देखिए, ठीक। मतलब हम इसमें भी एक एकांक उत्तरी ध्रुव लेंगे, क्या करेंगे हम, एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं। तो एकांक उत्तरी ध्रुव, इस उत्तरी ध्रुव के कारण एक बल लगेगा हमारे पास प्रतिकर्षण बल, और एस के साथ क्या करेगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा, और एन के साथ क्या करेगा, वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, ठीक। तो फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन ध्रुव से निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, एन ध्रुव से निकलती है और एस ध्रुव में गमन करती हैं, ठीक। जैसे कि एक चित्र मैं और बना रहा हूँ, वो चुंबकीय रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। यहाँ पे मैं एक चुंबक ले लेता हूँ, फिर ये, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है चुंबक के बाहर में, चुंबक के बाहर में एन ध्रुव से निकलती है और एस ध्रुव में प्रवेश करती है। जैसे कि ये चुंबक के बाहर है, तो यहाँ से क्या है, ये हम इसमें यहाँ पे एन ध्रुव ले लेते हैं और ये ले लेते हैं एस ध्रुव। तो यहाँ से निकल के क्या होता है, इसमें जाता है, ठीक, एन से निकल के एस में जाता है, यहाँ से एन से निकल के एस में जाता है, ठीक। यहाँ से मान लीजिए आपके पास यहाँ पे और चुंबक है, तो ये एस ध्रुव होगा, तो ये क्या होगा, इस तरह से ऐसे बाहर निकलेगा, इस तरह से ऐसे बाहर निकलेगा और इस तरह से ऐसे वो बाहर निकलेगा, ठीक। यहाँ पे एस में क्या होता है, एस में अंदर की ओर आते हैं, मतलब ये ऐसे निकल के ऐसे आएगा, ठीक। और भी ये पथ का निर्माण करेंगे इस तरह से, और इसमें भी क्या होती है, अंदर की ओर आती है, ठीक। लेकिन चुंबक के अंदर में, अर्थात चुंबक हमारा ये है, इसके अंदर में जो रहती है वो इस तरह से रहती है, तो वो एस से एन की ओर आती है, ठीक। स्वाभाविक सी बात है, एन से बाहर निकल रहा है तो यहाँ अंदर आने के लिए इधर से ऐसे आएगा ना, ठीक। तो इस तरह से आएगा, ये इस तरह से, इस तरह से, तो एस से एन की ओर अंदर में होती है और चुंबक के बाहर में एन से एस की ओर गमन करती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक। अब मान लीजिए हम यहाँ पे विपरीत परिमाण के, अर्थात ये मैं ले लेता हूँ, ये एन आर असलिए था, यहाँ पे ले लेता हूँ एस और ये एन, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, एन से एस की ओर आएगा, तो ये एन से एस की ओर आएगा, ठीक। इसमें भी ये एन से एस की ओर आएगा, यहाँ पे एस में क्या होगा, अंदर आएगा, ठीक। एस में क्या होगा, अंदर आएगा, और एस में क्या होगा, ये अंदर आएगा। यहाँ पे एन से बाहर जाएगा, और यहाँ पे भी एन से बाहर जाएगा, ये भी एन से बाहर जाएगा, ठीक। तो हम इसको मिला भी सकते हैं, ये इस तरह से, ये इसको, ठीक, और इसको भी मिला सकते हैं इसके साथ, और इसको भी मिला सकते हैं इसके साथ, ठीक। इसको भी मिला सकते हैं, ठीक। चलिए इसको अच्छे से बना देते हैं। ये एन ध्रुव है, तो ये एन से एस की ओर आता है, ठीक। ये एन से एस की ओर आता है और ये एन से एस की ओर आता है, ठीक। आ रहा है समझ आपको। यहाँ पे क्या होगा, ये एस एन है, तो ये एन सी एस की ओर आएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब हम देख लेते हैं विपरीत परिमाण में। विपरीत परिमाण अर्थात ये एन है, एस है, ठीक। ये एन, ये एन और ये एस। अब नीचे में भी मैं एक चुंबक ले लेता हूँ, सेम टू सेम, एन और ये एस। अब देखिए इसमें बल रेखा क्या होगा, एन से तो बाहर निकलेगा, ठीक। एन से बाहर निकलेगा, एन से बाहर निकलेगा, एस में अंदर आएगा, ये अंदर आएगा, ठीक। यहाँ पे एन से एस और यहाँ पे एन से एस, ठीक। ये क्या होगा, एन से एस, ठीक। अब इसमें ये देखिए बाहर निकल रहा है, तो ये भी तो बाहर निकलेगा ना, ठीक। ये भी क्या होगा,
एन से बाहर निकलेगा तो ये वाला ध्रुव और ये वाला ध्रुव दोनों क्या होंगे, दोनों बल रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, चुंबक के लंबवत बल रेखा, चुंबक के लंबवत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, इसलिए सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और यहाँ पे एस में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक, ये होगा जी एन से एस की ओर, एन से एस की ओर, और ये एस में अंदर, एस में अंदर, और ये एस में अंदर। ठीक, तो इस तरह से आपको समझ आया। एक बार और देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर बाहर निकलता है और दो चुंबक को हम रखते हैं। ठीक, दो चुंबक अर्थात अलग अलग ध्रुव के, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बल रेखा चुंबक के लंबवत आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, इसलिए विजातीय ध्रुव में होती है आकर्षण। इसी तरह से दो चुंबक होती हैं सजातीय ध्रुव के। ठीक, एन और यहाँ पे भी एन, तो इसके जो बल रेखा हैं वो चुंबक के लंबवत क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए सजातीय ध्रुव में क्या होती है, प्रतिकर्षण बल लगती है। ठीक, तो ये तो हुआ चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा का परिभाषा मैं आपको अभी तक नहीं लिखाया हूँ क्या, चलिए परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इसके कुछ गुण को भी देखेंगे। गुण तो सरल हैं, चलिए परिभाषा लिख लेते हैं, फिर गुण आपको बता दूंगा मैं। ठीक, तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लिए परिभाषा लिखें। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर स्वतंत्र काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। ठीक, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव गमन करते हैं एन से एस की ओर, तो एन जो है वो क्या होता है, एस की ओर जाता है। ठीक, एन क्या होता है, एस की ओर जाता है। तो परिभाषा आप लिख लिए। अब हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो गुण मैं आपको नॉर्मली देखिए इसी में समझा देता हूँ। ठीक, गुण तो मैं आपको पहले एक बार नॉर्मली चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। ठीक, चुंबक के बाहर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से एस ध्रुव की ओर गमन करती है तथा चुंबक के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस से एन ध्रुव की ओर गमन करती हैं। ठीक, और दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती या एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कारण यह है, यदि ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक, तो यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त होगा और बिंदु में दो दिशाएं हो सकती है जो कि संभव नहीं है। तो यही कारण है कि जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक, और क्या बता सकते हैं हम, चुंबक के विजातीय ध्रुव। ठीक, यहाँ पे ये एन है और यहाँ पे एस है। तो चुंबक के विजातीय ध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के लंबवत, यह है चुंबक के लंबवत, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, इसलिए विजातीय ध्रुव में आकर्षण बल लगता है। ठीक, और बता सकते हैं हम इसको। ठीक, सजातीय ध्रुव में चुंबक के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, इसलिए सजातीय ध्रुव में क्या होती हैं, प्रतिकर्षण बल लगती है। इस तरह से आप इसके गुण को लिख सकते हैं, बुक को देख के आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ ये जो हमारा टॉपिक है, और आज से क्लास भी हम इसी टॉपिक के साथ ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम अक्षीय स्थिति। इस चैप्टर से अक्षीय स्थिति मोस्ट आईएमपी है और विद्युत में भी हम पढ़ चुके हैं। तो विद्युत में आप पढ़ लिए हो तो अच्छी बात है, आपको वीडियो देखना है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और आप नहीं पढ़े हो तो इस बार देखिएगा आप अक्षीय स्थिति। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए।